हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि फेरी फ्रेगमेंट कोलैप्स करने लगा था और साथ ही वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका था। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि अपना जो वांगलिन था उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो यहाँ पर अब इस रेड बटरफ्लाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर उसने अभी रेड बटरफ्लाई को जाने दिया तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर वो उसके सामने एक काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम बनकर सामने आ जाए, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ रेड बटरफ्लाई से फाइट करके इसे अभी ही ख़त्म कर डालेगा, जिसकी वजह से वांगलिन उसके पास ही चला जाता है और उसे वहीं घायल खड़े हुए रोकने लगा होता है। रेड बटरफ्लाई तो ये सब कुछ ही देखकर चौंक जाती है कि आखिर वांगलिन यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो कह रही होती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी घायल थी और कहीं ना कहीं उसे वांगलिन की बातें भी समझ में आ रही होती हैं कि वांगलिन उसके सामने आकर आज क्यों खड़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पर वांगलिन से कह रही थी कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है ये सब कुछ करने के लिए। तो वांगलिन भी यहाँ पर काफ़ी गुस्से से उसे कहने लग जाता है कि तुम तो मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहती थी ना। तो तभी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई कह रही होती है कि अगर तुमने मुझे ख़त्म कर दिया तो याद रखना कि सुजाकू तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन यहाँ पर तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। तो फिर रेड बटरफ्लाई भी यहाँ पर उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी। रेड बटरफ्लाई पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो यहाँ पर वांगलिन को रेसिस्ट कर पाए, लेकिन यहाँ पर वांगलिन का अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से रेड बटरफ्लाई यहाँ बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर पा रही होती। इवन वो इतनी ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी होती है कि वो ढंग से मूव भी नहीं कर पा रही थी, और वो थक के फिर वहीं पर खड़ी भी हो जाती है। सारा ही नज़ारा देखने के बाद तो फिलहाल वांगलिन अभी उसी की तरफ को देख रहा होता है। हालांकि अभी भी इन दोनों के बीच की ये फाइट ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये फाइट लगातार ऐसे ही चलती जाती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वांगलिन एक बार फिर यहाँ आगे बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए, तो फिर रेड बटरफ्लाई भी डिसाइड कर चुकी होती है कि ये बंदा इतनी आसानी से नहीं मानने वाला है, जिसके चलते उसने वांगलिन से बदला लेने के लिए यहाँ पर तुरंत ही अपनी उसी लाइफ फ्रीज़र का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है, जिसे वो काफ़ी टाइम से सेव कर रही है। और अब कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतना सब कुछ हो चुका है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर क्योंकि इस जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी पड़ रहा था, तो वो जगह भी यहाँ पर कोलैप्स भी कर रही होती है। रेड बटरफ्लाई यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अभी आगे बढ़ रही होती है, वांगलिन के ऊपर हमला करके उसको रोकना चाह रही थी, लेकिन लग रहा होता है कि वो ऐसा करने में नाकामयाब रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन्स अपीयर हो चुके थे, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिन ने यहाँ पर समन किए थे। तभी यहाँ पर जैसे ही वो इनको देखती है तो वो इन चीज़ों को देखकर समझ चुकी थी कि ओह, तो यही बात है, और इसी वजह से शायद ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था फेरी वर्ल्ड के अंदर भी कि ये यहाँ पर मुझे ख़त्म कर पाएगा। जिसके बाद सी को देखते हैं, जिसकी सोल बर्न होने के बाद वो अभी भी ऐसा ही ब्लैक नज़र आ रहा होता है। वो भी यहाँ पर अपनी लवर को बचाने के लिए पूरे एफर्ट्स कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ इन लोगों की फाइट काफ़ी इंटेंस हो चुकी होती है। रेड बटरफ्लाई वांगलिन की तरफ को काफ़ी अग्रेसिव होते हुए कह रही थी कि तुम याद रखना कि तुम ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, और साथ ही वो ये सोच रही होती है कि शायद वांगलिन उसको जाने देगा, लेकिन वांगलिन यहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा सोचने की भूल भी मत करना। जिसके बाद वो यहाँ पर कह रहा होता है कि रेड बटरफ्लाई ज़रा इसे तो देखो, और वो तुरंत ही यहाँ पर होंग दाई के उसी फ़ैन को देखने लगा होता है। इस फ़ैन को देखने के बाद तो रेड बटरफ्लाई को तुरंत ही यहाँ पर सब कुछ याद आ जाता है, जो कि यहाँ पर हुआ था उसकी होंग दाई सिस्टर के साथ में, और साथ ही रेड बटरफ्लाई को बचाने की वजह से उसकी जान भी चली गई थी। ये सब कुछ देखने के बाद वो समझ जाती है कि उसकी सीनियर सिस्टर की डेथ के पीछे भी यहाँ पर वांगलिन का ही हाथ है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। हालांकि रेड बटरफ्लाई तो अपने उसी ब्रेसलेट का इस्तेमाल कर रही होती है और इस जगह से जल्द रफा दफा होना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ उसको नहीं लग रहा था अपने लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन ने तो यहाँ पर उसी फैन को थ्रो कर दिया होता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर काफ़ी ज़ोर से हिट करता है। तभी
हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसने रेड बटरफ्लाई का हाथ ही काट डाला था और उसके बाद उसके हाथ को अपनी तरफ ले रहा होता है। हालांकि वांगलिन पूरे तरीके से ही रेड बटरफ्लाई को आज ख़त्म करना चाह रहा होता है, लेकिन वो यहाँ ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके और ज़्यादा हमला करने से पहले ही रेड बटरफ्लाई तो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद वांगलिन कह रहा होता है कि जो भी हो, मैं यहाँ पर इसके हाथ को फिक्स करके रीइंकार्नेशन करके इसको ठीक कर सकता हूँ। और साथ ही वांगलिन ये भी कह रहा था कि आज अगर इसको ख़त्म कर दिया जाता तो शायद इतनी प्रॉब्लम उसको फेस करनी नहीं पड़ती। दूसरी तरफ चीहू को देखते हैं जो कि इस जगह से भाग रहा होता है क्योंकि इस जगह की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसके चलते चीहू तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर इस जगह से निकल के जा रहा था। लेकिन एक के बाद एक जैसे ही फ्रेगमेंट कोलैप्स कर रहा होता है तो वो यहाँ उसको नहीं रोक पाता और कह रहा था कि लग रहा है कि एक बार इसके कोलैप्स के बाद इस जगह से बाहर निकल के नहीं जाया जा सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर वांगलिन आ जाता है जो कि चीहू की तरफ को आ गया था और उसे विश्वास दिला रहा था कि तुम परेशान नहीं हो ब्रदर, मेरे साथ रहो। और साथ ही यहाँ पर दोनों ही अब इकट्ठे होकर उस जगह से निकल पड़े होते हैं। वांगलिन यहाँ पर यह कह रहा था कि इस जगह से निकल के जाना अकेले के बस की बात नहीं, मुझे किसी के साथ की भी ज़रूरत रहेगी। और इसी वजह से वांगलिन ने चीहू को यहाँ पर अप्रोच किया था। के बाद वांगलिन ये कहने लगा होता है कि असल में मैंने इसको इसलिए भी चूज़ किया है क्योंकि इस जगह से निकलना काफ़ी मुश्किल है। तभी यहाँ पर चीहू कह रहा होता है कि ब्रदर जेंग, लग रहा है कि आप पहले से इसके बारे में प्रिपेयर थे। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ, अभी वांगलिन खुद से बात करते हुए ये कह रहा होता है कि वैसे भी हम यहाँ पर टेम्परेली 4th लेवल की तरफ को जा रहे हैं। वैसे भी अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कोलैप्स करेगा या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हमें इस जगह से निकलना है तो स्टार कंपास की ज़रूरत तो मुझे पड़ेगी ही। और इसी वजह से वांगलिन ने यहाँ पर साथ मांगा था चीहू का, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फेरीलैंड के एक दूसरे ही अलग हिस्से की तरफ को आ चुके होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्ड नज़र आ रहा था। वांगलिन यहाँ पर आ जाता है और चीहू भी, और दोनों ही अपने सामने हेवनली पगोड़ा को देखते हैं। वो इस जगह को देखने के बाद थोड़े हैरान थे और वांगलिन भी कह रहा होता है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी भी यहाँ पर इन लोगों की फ़ाइट ऐसे ही चल रही होती है, जहाँ पर एल्डर जाओ जो था वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुनता है उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। वो अभी भी उसके पीछे ही पड़ा हुआ होता है और वो 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर इसको ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही वो एल्डर वहाँ से निकल के भाग रहा था, तभी यहाँ पर सुनता है अपने एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और अपने सारे ही एलिमेंट्स की पावर का यूज़ करते हुए वो तुरंत ही यहाँ पर हमला करने लगता है एल्डर के ऊपर। एल्डर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था और वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ पर वांगलिन को रोक पाए, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा होता है कि उसकी खुद की हालत ख़राब हो चुकी थी। वांगलिन और साथी चीहू खड़े हुए यही देख रहे होते हैं कि भाई साहब ये बंदा न जाने कब हारेगा। लेकिन इसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अचानक से ही सुनता है कि हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा था। और अब तो वो वापस से उन्हीं मेमोरीज़ के अंदर खो चुका होता है जब वो यहाँ पर मिला था इस ग्रुप से। तो इस वजह से वो डिसाइड कर चुका होता है कि भले ही उसकी हालत कुछ भी हो रही हो, लेकिन अभी भी वो हारेगा नहीं जब तक वो एल्डर जाओ की जान नहीं ले लेगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि खुद को संभालते हुए वो यहाँ एक बार फिर अपनी लवर की तरफ देख रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, एज अ लवर मैं तुम्हें हमेशा ही अकम्पनी करने वाला हूँ। और एक बार फिर हिम्मत बांधते हुए वो आगे बढ़ जाता है जाओ की तरफ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एल्डर जाओ जो था वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर वो खुद को बचा ले। वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड का भी इस्तेमाल करने लगा होता है, लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सुनता है तो अपने हेवनली ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। और ये ड्रैगन देखने में काफ़ी पावरफुल भी नज़र आ रहा था। जैसे ही ड्रैगन जाकर जाओ की बॉडी के साथ में टकराता है तो एक काफ़ी बड़ा सा धमाका वहाँ होता है, जहाँ पर वांगलिन और चीहू तो दोनों ही अपने फेस पर हाथ रख लेते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से लगातार जाओ काफ़ी तेज़ी के साथ भाग रहा होता है। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो यहाँ पर इस बंदे की प्रकोप से बिल्कुल नहीं बच पा रहा था और कह रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। लेकिन सुनता है कह रहा होता है कि जो तुमने किया है उसका बदला तो मुझे तुमसे लेना ही होगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हल बना दूंगा। और फिर भी आगे जा रहा था, लेकिन अचानक से फिर यहाँ पर
फिर उसको चक्कर आने लग जाते हैं। असल में उसका हार्ट ऑफ ताओ जो था वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा होता है और हमें उसके इंटरनल नर्व्स वगैरह भी दिखाई जाती हैं। फिलहाल के लिए किसी को भी नहीं पता था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर हालत देख रहा था सुनताई की, जो कि यहाँ रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। तो वांगलिन इसे देख के कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा टिकने वाला है। जिसके बाद अभी भी हमें दिखाया जाता है कि सुनताई ने इतना पावरफुल हमला तो कर ही दिया था कि अब यहाँ पर इस बंदे की हालत हो जाती है ख़राब। तुरंत ही उसका आर्मर भी वहीं बिखर कर गिर जाता है। लेकिन लजाओ कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें सब कुछ करके क्या मिल रहा है, क्या तुम इससे कुछ हासिल कर लोगे? तुम एक वक्त पे इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सन हुआ करते थे, क्या तुम्हें याद भी है उसके बारे में? और वो जानबूझकर सारी मेमोरीज उसको याद दिला रहा होता है कि सोचो ज़रा तुम कितने ज़्यादा पावरफुल थे, 5 एलिमेंट सेक्ट के सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल और साथ इतने ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होने के बावजूद भी तुमने कोर्ट के लिए इतना सब कुछ कर दिया। ज़रा सोचो तो सही कि अब तुम उसके लिए ही अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हो। और वो ये कहकर हंस रहा होता और कह रहा था कि मैं अगर पूरी लाइफ भी ढूंढूं तो तुम जैसा कोई नहीं मिलने वाला। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर सुनताए देख रहा होता है अपनी लवर की तरफ को और वो इतना ज़्यादा पागल था इस प्यार में कि कह रहा होता है कि कुछ भी हो लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सडनली वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था और वो यहाँ इतना प्रेशर डाल पा रहा होता है एल्डर जाओ के ऊपर कि वो तो अपनी नीज़ के ऊपर ही बैठ जाता है। ये देखने के बाद वांगलिन समझ जाता है कि कुछ तो बड़ा यहाँ होने वाला है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में यहाँ पर काले बादल भी आ चुके थे, हर तरफ ब्लास्ट वगैरह हो रहे होते और बहुत ज़्यादा धमाकों के बाद जब वांगलिन और चीहू दोनों ही सिचुएशन को अपने फेवर के हिसाब से नहीं समझ रहे थे, तब वो यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर लगा लेते हैं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था क्योंकि ये धमाके रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी यहाँ वांगलिन के ऊपर भी इमेंस प्रेशर पड़ रहा होता है। वांगलिन तो ये देखकर हैरान ही था और कह रहा होता है कि आखिर किस तरीके की पावर है ये। तभी हमें दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल सुनताई कह रहा होता है कि ये हार्ट ऑफ ताओ भी इसी वक्त एक्टिवेट हुआ है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि असल में उसका ब्रेक थ्रू हो चुका है हेवन लेवल के ऊपर, जिससे कि अब वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तभी वहाँ पर एक रेड जेड को देखते हैं जो कि तुरंत ही यहाँ पर उसके पार में आ जाता है और वो उसके अंदर जाने के बाद तुरंत ही उसे इतनी ज़्यादा पावर देता है कि चारों ही तरफ काफ़ी धमाका तो होता ही स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। लेकिन साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब फिलहाल अपना सुनताई पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसने एक रेड कलर का रोब भी पहन लिया है और वो देखने में काफ़ी हैंडसम भी नज़र आ रहा है। जाओ यहाँ पर जैसे ही खड़े होकर उठ के देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा, सडनली आखिर ये क्या होने लगा है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ सुनताई की आई के प्रेशर से ही यहाँ पर वो अपने नीज पर बैठ जाते हैं और अब वो समझ चुके थे कि अब तो उनके बचने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सुनताई ने यहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया। हालांकि क्योंकि ये ब्रेक थ्रू उसके लाइफ के ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे हुआ था और उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर और यूज़ कर ली थी इस ब्रेक थ्रू के लिए, तो इस वजह से अब वो यहाँ पर लंबा नहीं टिकने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो फ़िलहाल एक बार फिर सारी ही चीज़ें याद करने लग जाता है कि आखिर किस तरीके से उसकी पूरी लाइफ की जर्नी रही है। वो ये कह रहा होता है कि चाइल्डहुड से ही मुझे एज अ गिफ्टेड चाइल्ड कंसिडर करा गया। 1000 ईयर पहले जब मैं यहाँ 5 एलिमेंट सेक्ट का डिसाइबल बनने के लिए आया तो सभी ने यहाँ मुझे देखा, साथ ही मास्टर ने मेरी तरफ देखा तो वो समझ गए कि यहाँ पर मैं एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इमॉर्टल कल्टिवेटर बनूंगा। उसके मास्टर वाकई में अच्छे थे, तो साथ ही उन्होंने उसे डिंगयू भी दिया था और ये कहा था कि तुम इसे रख लो। साथ ही उन्होंने उसे फेरी लैंड भी भेजा था कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब वो यहाँ इतना ज़्यादा पावरफुल और साथ ही इतना अच्छा बंदा था कि फेरी लैंड में जाने के बाद वो यहाँ पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में आया। लेकिन फेरी वर्ल्ड में आने के बाद यहाँ पर उसके साथ ऐसा हुआ, असल में वो यहाँ पर उस पगोड़ा के अंदर आ चुका था। जैसे ही वो उसके अंदर आया ऑब्वियसली उसने वहाँ पर फीमेल कोप को देखा जिसे वो टिंगर कहकर ही एड्रेस करता है। जब वो यहाँ पर बता रहा था कि फाइनली जब मैंने तुम्हें देखा तुम वहाँ लेटी हुई थी और मैंने तुम्हें देखा तो मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया। असल में यहाँ पर टिंगर की जो सेंस थी उनसे निकलकर कोई चीज़ तो उसकी बॉडी के अंदर गई थी और उसके बाद से यहाँ पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो टिंगर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। इवन टिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसने अपने सेक्ट के साथ में भी यहाँ पर वफादारी नहीं दिखाई, जिससे कि उसके मास्टर को इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ कि उन्होंने उसे सेक्ट से ही बाहर निकाल दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा चीज़ों में फेल हुआ, उसने तिंगर को बचाने के लिए उस जगह का ट्रीजर भी चुरा लिया, अंत में मास्टर भी डेथ कर गए और यहाँ पर फिर सेक्ट जब पूरा ही तरीके से ख़त्म हो गया तो वो भी वहाँ चला गया सिर्फ और सिर्फ तिंगर को बचाने के लिए। वो दर दर भटकता रहा। तो गाइस ये है अपने सुनताई की स्टोरी, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और अब जब वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है तो अब यहाँ पर उसके पास वक्त नहीं है। उसने तिंगर को बचाने के लिए हर एक पूरी की पूरी मुमकिन कोशिश की। वो हर जगह से एलिक्सर कलेक्ट करके लाता और कह रहा था कि मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है, मैंने इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो कि तुम्हारे और मेरे बीच में आए। और साथ ही मैंने यहाँ पर अपने दिन और रात एक कर दिए सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें कभी भी लेट डाउन फील ही नहीं करवाना चाहता था। क्योंकि तिंगर यहाँ पर अपनी डीप स्लीप के अंदर होती है और क्योंकि वो एक कोप भी है जिसकी वजह से वो यहाँ पर उठ तो नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ पर अपने सुनताई ने फिर भी हार नहीं मानी। वो लगातार उसकी लिए यहाँ पर इतने सारे एफर्ट्स करता रहा और कह रहा था कि मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा। जिसके बाद वो फीमेल कोर्प का हाथ लेता है और अपने चीक के ऊपर प्लेस करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें याद करने वाला हूँ, क्योंकि वो उसका लास्ट मोमेंट था। तो तभी यहाँ पर चीहू को अपने पास बुलाता और कह रहा था कि जब मैं यहाँ ख़त्म हो जाऊँ तो तुम मेरी वाइफ के लिए यहाँ पर उसका ध्यान रखना। लेकिन चीहू कह रहा होता है कि मुझे सुजाकू वापस जाना है और यहाँ का यंग मास्टर हूँ, मैं कभी भी यहाँ इस कोप को तो अपने साथ नहीं लेकर जा सकता। और वैसे भी ये मुझे बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगती है, जितनी दिखती है उतनी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर अपनी पेट्रियास की पोजीशन को हासिल करूँगा। वो इतना ज़्यादा सोच समझ रहा होता है इन सारी सिचुएशन के बारे में कि उसका कैलकुलेटिव होना यहाँ पर दिख जाता है सुनताई को भी। सुनताई गुस्से से उसकी तरफ को देख रहा था तो वो डर जाता है कि कहीं यहाँ से जिंदा ही वापस निकल जाऊँ। तो डर के मारे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इच्छुक हूँ इस चीज़ के लिए। ये सुनने के बाद यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हमें दिखाया जाता है कि अपने सुनताई ने उसके सारी थॉट्स को पढ़ लिया था और कह रहा होता है कि पेट्रियास बनना वाकई में तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे काम के हो। जिसके बाद वो यहाँ वांगलिन को बुलाता है और कह रहा था तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और कह रहा था कि मेरी वाइफ को 1000 पीस ऑफ फेरी जेड की ज़रूरत पड़ती है 1000 ईयर के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन कह रहा था कि मैं कैसे करूँगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कहने लगा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मेरी वाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो वांगलिन कह रहा था लेकिन मैं गारंटी नहीं कर सकता फेरी जेड के बारे में। तो ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अपना सुनताई कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का जैसे ही इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर तो चारों ही तरफ से ढेर सारे जेट्स इकट्ठे होके आने लगे होते हैं। ये चीज़ देखने के बाद तो सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है। तभी वो काफ़ी सारी पावर को अपने हाथ के अंदर इकट्ठा करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही आइस पगोड़ा आ चुका था। तब वो यहाँ पर अपनी लवर को उसी के अंदर छोड़ देता है। हालांकि ये चीज़ वाकई में बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी कि जिस लवर के लिए उसने इतना सब कुछ किया है वो उसको छोड़कर ही जा रहा है और उसी की वजह से उसकी जान भी जा रही है। ये मोमेंट वाकई में रुलाने वाला होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि इस पगोड़ा को ले जाके किसी आइस से भरी हुई जगह पर प्लेस कर देना और इसके अंदर मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन भी है। जिसके बाद यहाँ पर वो वांगलिन की तरफ को उसे कर देता है, वांगलिन को अपनी इनहेरिटेंस भी देता है। साथ यहाँ पर वो रेड जेड भी वांगलिन की तरफ को दे देता है और कह रहा था कि मेरा फर्स्ट गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तुम इसे अपने पास रख लो। और कह रहा था कि अगर मुझे वापस से कभी इसकी ज़रूरत पड़ी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। जिसके बाद दिखाया जाता है जाओ को, जो कि इस रेड जेड पीस को देखने के बाद उसके मन में काफ़ी लालच भर जाता है। अभी तो चीहो को भी काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा था और उसे लग रहा होता है कि काश मैं यहाँ पर इसको हाँ कर देता। फिलहाल के लिए हमें दिखाया जाता है कि जाओ से बदला लेने के लिए अभी यहाँ पर सुनताई उससे कह रहा होता है कि सुनो मेरी बात, मरना पसंद करोगे या फिर 1000 ईयर के लिए इस बंदे का स्लेव बनना। तभी वो कह रहा होता है कि मैं इसका स्लेव नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास 1000 ईयर का लाइफ स्पैन नहीं है। ये सुनने के बाद तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम को भी ख़त्म करने वाला था सुनताई और कह रहा होता है कि तुम डरो नहीं। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर उसकी तरफ को पॉइंट करता है अपने फिंगर को और कह रहा था तो बताओ तुम क्या एक पपेट बनना पसंद करोगे या इसका स्लेव। तो नेचुरली वो यहाँ पर वांगलिन का स्लेव बनना ही डिसाइड करता है और हमें दिखाया जाता है कि अब से वो यहाँ पर वांगलिन का स्लेव बन चुका था। चीहू ये देखकर भी डर रहा होता और उसे बुरा लग रहा था कि इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा वांगलिन को मिल चुका है। वाकई में उसकी किस्मत खराब थी कि उसने मना कर दिया। जिसके बाद सुनताई कह रहा था कि ठीक है अब मुझे जाना होगा, प्लीज़ मेरी वाइफ का ख्याल रखना। और कह रहा था कि मास्टर मैं बहुत ज़्यादा शेम्ड फील करता हूँ कि मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और मैं वाकई में आपके लिए कुछ भी करूँगा।
अब वो वहाँ से पेरिश ही होने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जो कि आपने, हमने और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, इवन वांगलिन ने भी नहीं। उस पगोड़ा के अंदर से वो फीमेल को बाहर निकल के आ जाती है और कह रही थी कि नहीं, तुम मर नहीं सकते। और जैसे ही वो अपनी आइज़ खोलती है तो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग और आस पास फैलने लगा होता है कि क्या ही कहा जाए। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर चारों ही तरफ तबाही मचा रही थी। उसके बाद अपनी फेरी स्वॉर्ड को भी वहाँ पर समन करती है, जिसके बाद जैसे ही वो सोड वहां आने लगी थी तो फिर वांगलिन कह रहा होता है कि ये तो फेरी सोड है। सभी शौक थे लेकिन सुनता है बिल्कुल भी नहीं। तभी वो कह रही होती है कि तुमने 2000 सालों तक मुझे प्रोटेक्ट किया है, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल सोड सोल का टाइटल देती हूँ और ये तुम्हें 10,000 साल तक नरिश करेगी। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।